नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। एक और लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के मार और अब हाईवे पर महंगे सफर ने वाहन चालकों को एक और झटका दे दिया है। आए दिन लोग महंगाई का दंश झेल रहे हैं। अगर आप नेशनल हाईवे पर सफर करने की सोच रहे हैं तो आज रात 12 बजे से ही आपको आपकी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। नेशनल हाईवे पर सफर गुरुवार रात 12 बजे से महंगा हो जाएगा। NHAI ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। NHAI के मुताबिक दिल्ली के सराय काले खान से चढ़ने वाले वाहन अगर रसूलपुर सिकरौद उतरेंगे, दूरी 31 किलोमीटर की होगी तो 100 रुपए का टोल टैक्स वसूला जाएगा। अगर सराय काले खान से भोजपुर उतरेंगे, जिसकी दूरी 45 किलोमीटर है, तो वहां 130 रुपए टोल टैक्स, और अगर आखिरी टोल प्लाजा काशी उतरेंगे, जिसकी दूरी 58 किलोमीटर है, तो वहां 155 रुपए का टोल देना होगा। अब टोल प्लाजा बढ़ने का सीधा असर सड़क से सफर करने वालों पर पड़ेगा, क्योंकि सभी राज्यों के परिवहन विभाग अपना किराया महंगा कर देंगे और इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा, जिससे सब्जी, फल और दूध जैसे जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी। बता दें कि NHAI हर फाइनेंशियल ईयर टोल टैक्स बढ़ाता है। ऐसे में इस साल भी NHAI ने टोल टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है। तो जनता की जेब पर एक बार फिर से ये डाका डाला गया है। NHAI ने एक बार फिर से टोल टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है। हालांकि हर साल ये टोल टैक्स बढ़ता है, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो ये टोल टैक्स 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी इसमें की गई है। आपको बता दें कि जो छोटे वाहन हैं उनमें 10 से 15 रुपए, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए जो है वो बढ़ोतरी टोल टैक्स में की गई है। NHAI के मुताबिक दिल्ली के सराय काले खान से चढ़ने वाले वाहन अगर रसूलपुर सिकरौद उतरेंगे तो 100 रुपए का टैक्स देना होगा। दूसरी तरफ अगर भोजपुर उतरेंगे तो 130 रुपए, और अगर आखिरी टोल प्लाजा काशी उतरते हैं तो आपको 155 रुपए का टोल देना होगा। अब टोल प्लाजा बढ़ने का सीधा असर सड़क से सफर करने वालों पर पड़ेगा, क्योंकि जो अपने निजी वाहनों से सफर करते हैं वो टोल टैक्स देते हैं और उनको अब टोल जो है वो ज्यादा देना होगा, और इसलिए जो टोल है उसके लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। आपको बता दें कि NHAI ने हर साल फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें ये टोल टैक्स बढ़ाया जाता है, और इस बार NHAI ने टोल टैक्स में इजाफा कर दिया है। अपनी नई दरें जो है वो जारी कर दी है, और आज रात 12 बजे से ये जो नई दरें हैं वो लागू होने जा रही है। दूसरी ओर अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो उससे भी लगातार जनता की जेब पर डाका पड़ता नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 8 दिनों से लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, और इसी के मद्देनजर एक और झटका वाहन चालकों को ये दिया गया है कि अब NHAI ने सफर जो है वो और महंगा कर दिया है। लेकिन बात यह है कि टोल टैक्स को बढ़ा दिया गया है, लेकिन सुविधाएं कई जो नेशनल हाईवे है वो ऐसे हैं जहां पर सुविधाएं इस तरीके की नहीं जनता को मिल पा रही है, जिससे जनता परेशान है, टोल टैक्स देने में भी कतराती है। और कई ऐसी घटनाएं भी लगातार सामने आती है, जहां पर अगर हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा के पलवल से जो 2 टोल प्लाजा चढ़ते हैं KNP और KGP, उसमें सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ना तो लाइट की व्यवस्था है, और जगह जगह से वो जो सड़कें हैं वो टूटी हुई है, जिसकी वजह से जो टोल है वो लोगों को महंगा लगता है वहां पर देना, और यही कारण है कि लोग टोल देने से भी अब कतराते हैं। लेकिन अब NHAI ने हर फाइनेंशियल ईयर की तरह इस बार भी टोल टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, और महंगाई का दंश सीधे जनता झेलती नजर आ रही है, क्योंकि पहले पेट्रोल डीजल और इसी के साथ अब टोल टैक्स भी महंगा हो गया है।
चले, तो जिस तरीके से जनता की जेब पर सीधे डाका डाला जा रहा है और महंगाई का दंश लगातार जनता झेलती नजर आ रही है, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं, और रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। कुछ देर में हमारे साथ आकाश जिंदल जी, अर्थशास्त्री भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अवस्थी साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए। एक बार फिर से, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए, उसमें बिल्कुल भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। अब पेट्रोल डीजल के दाम ने तो जनता को परेशान किया ही, अब एनएचएआई ने भी टोल टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है, उसमें इजाफा कर दिया है, और मामूली इजाफा नहीं, सीधा 10 रुपए से 65 रुपए तक का यह इजाफा। देखिए मुस्कान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, समस्या ये है कि इन 3 महीनों में जब चुनाव थे, समय प्राइस क्यों नहीं बढ़ाया गया, या आज क्यों बढ़ाया गया है? यदि 3 महीने चुनाव थे और उस समय पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने चुनाव में प्राइस नहीं बढ़ाया, हमने जनता को एक रिलीफ दिया, तो ये तो एक धन्यवाद देने का विषय है। और दूसरा चीज है कि यदि जो रेट बढ़ रहा है आज की डेट में, वो यूक्रेन और यूएस के कारण, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के कारण ये एक ऐसा माहौल डेवलप हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ, और उसके कारण प्राइस बढ़ रहा है। और हाईवे और उसके जो टोल टैक्स के लिए है, एक कैलकुलेशंस हैं सभी सरकारों की कि कितना टोल टैक्स लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो कांग्रेस के लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, बहुत महंगा हो गया, बहुत ये हो गया, बहुत वो हो गया, उनका करना भी चाहिए, विपक्ष में है। परंतु आज हम 90 किलोमीटर रोड पर डे बना रहे हैं, जो 8 से 9 किलोमीटर रोज मैक्सिमम बनाया है, वरना तो 6-5-6 एवरेज था पर किलोमीटर का। जब हम 90 किलोमीटर तो हमको, और उसको हमको बनाने के लिए भी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, इसलिए ये टेम्परेरी फेज है। मेरे को ऐसा लगता है आने वाले कुछ दिनों में 10 तारीख के पहले रशिया और यूक्रेन का जो मैटर है रिजॉल्व होगा और प्राइसेस नीचे आने चाहिए। जी मैम, जी बोले। ठीक है, चलिए रत्नाकर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, रत्नाकर सिंह जी से संपर्क टूट गया है। अवस्थी साहब, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसको लेकर ये जो तेल के दाम बढ़े हैं, युद्ध तो उस समय भी चल रहा था जब चुनाव थे, और आपने कहा कि जनता को धन्यवाद देने का ये पात्र आपको कहे जा सकते हैं, क्योंकि उस समय में चुनाव में आपने दाम नहीं बढ़ाए। यानी कि ये तो अब आप मान ही गए हैं कि दाम जो है पेट्रोल डीजल के अब आप ही बढ़ा रहे हैं। देखो मुस्कान जी, मैं एक बात कहता हूँ कि 2010 में पेट्रोल डी कंट्रोल हो गया था, सरकार के माध्यम में नहीं था, ऑयल कंपनी उसका रेट तय करते थे। और 2014 में हमने डीजल को भी किया डी कंट्रोल। पर हमने ये तो हम कर ही सकते हैं कि 1-2 महीने एब्जॉर्ब कर सकते हैं प्राइस को। इलेक्शन है और हमने यदि बहुत सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो सरकार है, इतना तो कर ही सकते हैं कि 2 महीने प्राइसेस ना बढ़ाए जाएं, ताकि जीत जाएं। उसके बाद एक बार फिर से जनता को तो हमने लूटना ही अगले 5 साल। देखिए, नहीं ऐसा मत कहो आप। देखो हम तो उसको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने जाहिर कर रहे हैं अवस्थी साहब। मुस्कान जी, मैं यदि ये कहूँ कि हमने 2 महीने प्राइसेस नहीं बढ़ाए, कंपनी ने रोक के रखे, तो आप एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं करोगे। मैं सहज स्वीकार करता हूँ कि भाई कंपनियों ने 2 महीने रेट नहीं बढ़ाए होंगे, कि इलेक्शन चल रहे हैं, जनता नाराज होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय पे अब्जॉर्ब किया गया, सरकार ने पीछे भी जो सरप्लस हमारे पास, जनता नाराज नहीं होगी क्या आपसे? देखिए, मैं जनता नाराज होने के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं भी कारण हो सकते हैं। चलिए ठीक है, कारणों पर मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। ठीक है, कारणों पर बात करेंगे, एक बार फिर से मैं लौटूंगी आपके पास। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे थे, अब टोल टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, और आज रात 12 बजे से ये दरें जो है वो लागू हो जाएंगी, यानी कि जनता की जेब पर सीधा डाका डाल रही है सरकार। ये सरकार जनता के जेब पे कब डाका नहीं डाली है, ये मेरे जरा मित्र बताएं, बैठे हैं सामने। आज ये दुहाई दे रहे हैं यूक्रेन और रशिया के वार की,
आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आज जो क्रूड ऑयल मान लीजिए आज हाल फिलहाल कुछ महीने से बढ़ा होगा, 1-2 महीने से बढ़ा होगा, लेकिन ये तो जनता के पॉकेट से पैसा लूटने का काम 2014 से कर रहे हैं। 2014 में जब क्रूड ऑयल का दाम $105 प्रति बैरल था तो उस समय पेट्रोल 71 और डीजल 55 रुपए था। 2021 में $85 हो गया। तो आपने क्यों 109 रुपए 10 रुपए पेट्रोल का कर दिया और डीजल का क्यों 100 रुपए कर दिया? इस प्रश्न की बात है आपके पास? आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको जनता के पॉकेट से पैसा लूटने का काम करना है। दूसरी चीज, मैं ये मित्र जो है जो भाजपा के बैठे हैं मेरे प्रवक्ता, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? 410 रुपए गैस के दाम ये सरकार ने था 2014 में, आज 1000 के पार हो गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत $880 प्रति मीट्रिक टन है। जब उस समय था 2014 में $880 प्रति मीट्रिक टन था, आज $769 प्रति मीट्रिक टन है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम जो है घटा है गैस का, और फिर भी ये दाम जो है 2 गुना 2.5 गुना बढ़ा दिया है। ये क्यों बढ़ाया है, इसका भी जरा तर्क दे दीजिए, आप जरा बता दीजिए मुझे। रही बात, देखिए ये किस तरह से ये जनता को धोखा देते हैं, ये जनता को किस तरह से बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी आते हैं, टीवी पे भाषण देते हैं कि मैंने पेट्रोल का दाम 10 रुपए, पेट्रोल का दाम 5 रुपए कम कर दिया, डीजल का दाम 10 रुपए कम कर दिया। अब जनता वाह वाह करने लगी, चलो भाई कुछ तो राहत सरकार ने दिया, ताली बजाई जनता ने। उनको क्या मालूम था बेचारों को कि इलेक्शन 125 दिन तक ये लॉकडाउन रखेंगे पेट्रोल प्राइस और डीजल के प्राइस में। उसके बाद जैसे इलेक्शन खत्म होगा वैसे जो है बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। पिछले 10 दिन के अंदर 9 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का यह घृणित काम जो है किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 6 रुपए 40 पैसा जो पेट्रोल और डीजल के दाम इन्होंने बढ़ाए हैं। तो ये 8 साल के दौरान जो 26 करोड़ रुपए जनता के पॉकेट से एक्साइज टैक्स के रूप में जो पैसा वसूला है इन्होंने, और ये जो तर्क दे रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं, जो बैठे हैं ये दलील दे रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमतें बढ़ रही है इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। अरे जनता के सामने कितने दिन तक झूठ बोलेंगे और कितने दिन तक उनको बरगलाते रहेंगे? आज नहीं तो कल जनता को जब ये चीज का सच्चाई का एहसास हो जाएगा, उस दिन जनता आपको सत्ता से बाहर खदेड़ देगी। ठीक है, सत्ता से बाहर खदेड़ेंगे कि नहीं वो तो ठीक है, आगे की बात है, अभी तो चुनाव भी बहुत दूर है। लेकिन फिलहाल की जो बात है, टोल टैक्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, और ठीक है फाइनेंशियल ईयर में टोल टैक्स बढ़ते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा वृद्धि मैं समझना चाहूंगी अवस्थी साहब कि इतनी ज्यादा वृद्धि अचानक से क्यों? 65 रुपए तक अगर आप टोल टैक्स बढ़ा रहे हैं तो सीधा सीधा जनता तो फिर कंजूसी करेगी ना, और उसके बाद ऐसी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है उनको नेशनल हाईवेज पर। देखिए मैं आपके प्रश्न का भी जवाब देता हूँ, दूसरा जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा उनको जवाब देना चाहता हूँ। आज तक कांग्रेस के प्रवक्ता जो ये कह रहे थे कि हमारा गैस के ऊपर इन्होंने बात करी, मैं उनको एक समझा देता हूँ। आप सुन लीजिए। एक रिक्वेस्ट वो कर रहे हैं वसीम साहब, एक बार सुन लीजिए। आरोप नहीं लगाएंगे, ये जरा ध्यान रखिएगा, ये मुद्दों पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए मुद्दों पर बात करने की बात मुद्दों पे ही बात करने वाले लोगों में से हैं। मोबाइल है 2011 में नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर गैस का रेट 877 रुपए था, 2012 में 922 रुपए था, 2013 में 1021 था, और 2014 फरवरी में 1241 रुपए था नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का रेट। 2015 में 606, 2016 में 585, हमारी सरकार आने के बाद 609, 645, 584, 844 और 940 रुपए। 2013 में आपके 2014 में फरवरी में आपका 1241 रुपए रेट था नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का, और आज भी 10-11 साल के बाद 10 साल के बाद भी आपके उस समय के सब्सिडाइज गैस सिलेंडर के रेट से आज भी 300 रुपए कम है। तो यहाँ पे मजाक मत करो, आप यहाँ पे पढ़ के आए हैं अब, और चैनल पे यहाँ पे आप जब आप बात करते हो ना डेटा के बेसिस पे, तो डेटा के बेसिस पे बात करिए। इसलिए आज भी नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर रेट का आपके आज से 10 साल पहले के रेट से बहुत सस्ता है। दूसरा पॉइंट सुनिए मेरा, जब हमने सरकार 2014 में बनाई, अब नोट कर लो पॉइंट, जवाब देते रहना आप।
उस समय पर ईरान का 48,000 करोड़ रुपए पेंडेंसी था जो आपने उधार में पैसा लिया था। यूएई का 40,000 करोड़ था और जो ऑयल की जो फ्यूल कंपनियां थी उनका 1,38,000 करोड़ रुपए आपने देना था। आप पैसा नहीं दे पाए 2009, 2010, 2012। तो आपने क्या किया, बॉन्ड बना दिए उसके और कहा हमसे इंटरेस्ट ले लो, हम बाद में 2021 से लेकर 2026 तक पे करेंगे। हम पे कर रहे हैं 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जो आपने पाप किए थे उसको हम धो रहे हैं। दूसरा चीज, आज भी इस साल में भी 21 में भी हमने 20,000 करोड़ रुपए कंपनी को पे किया, जिसमें 10,000 करोड़ में 10,000 करोड़ हमारा इंटरेस्ट का पेमेंट किया और 10,000 करोड़ जो आपने 2008 में पेंडिंग किया था सब्सिडीज जो आपको देनी चाहिए थी, जिससे आपका फिजिकल डेफिसिट हो जाता, तो आपने पैसे नहीं दिए और उसको ऑयल बॉन्ड के रूप में दिया, वो हम पे कर रहे हैं। तो कांग्रेस की जो पाप धुले जो आपने किए थे उसको हम धो रहे हैं। तीसरा चीज जो आपने बोला बाकी महंगाई के ऊपर, रत्नाकर साहब, जुलाई 13 में 15.6% इन्फ्लेशन रेट था, 15.6, आप याद कर लो, नोट कर लो। और अभी 2021 में जुलाई में 3.96 और अभी 4.1। किसी भी तरीके से भाजपा बहुत अच्छा सरकार चला रही है। और जो आप कह रहे हो लूट रहे हैं, लूट के कहां ले जा रहे हैं? लूट के तो आप लोग इटली ले जाते थे। हमने तो जो पैसा इकट्ठा किया है इसको हम नेशनल हाईवे जो आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर डाबर का तारकोल का बनाते थे, हर साल उसको मेंटेन करते थे, उसकी जगह पर हमने सीमेंट के 90 किलोमीटर बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं। और आप मजाक करते हो, जहां पे पूरे 5 साल में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं बन पाए। ठीक है, हमने 150 हवाई अड्डे बनाने की तैयारी करी है। आर्यन रत्नाकर जी आपके पास। तो रत्नाकर साहब कभी चैनल पे सोच समझ के बोला करो कि इस तरीके की बात ना बोलो कि दूसरा आपको जवाब ना दे सके। और उस समय पर भी आप यदि 100 रुपए यदि देते थे नीचे गरीब पे तो 10 रुपए जाता था। आज डायरेक्ट लोगों को दिया है, 180 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया है फ्री। ठीक है, तो ठीक है, वैक्सीनेशन पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, वैक्सीनेशन पर बात नहीं करेंगे अवस्थी साहब, लगातार, ठीक है, 2 साल से लगातार उनको खाना दे रहे हैं, ठीक है, विकास। ठीक है, पहले की जो लोग थे बढ़ती कांग्रेस महंगाई की पर बात सरकारों कर में लेना, वैक्सीनेशन खाना दे रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है जो कर रही है सरकार, वो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आप महंगाई पर बात करिए, फिलहाल महंगाई पर बात करिए अवस्थी साहब। अरे महंगाई यहीं से आएगी, पैसा कहां से आएगा पल्लवी जी? पहला तो पैसा यहीं से आएगा। महंगाई पर क्या बात करूं मैं? यही तो बात कर रहा हूं महंगाई के ऊपर। मैं आकाश सिंधल बोल रहा हूँ, 2 साल लगातार लोगों को मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत खाना देर से दिया है, मेरे तो को वो दीजिए। भी ठीक है, ठीक है अवस्थी साहब, ठीक है, पेट्रोल के टैक्स से पैसा आता है। ठीक है। आकाश जिंदल जी हमारे साथ अर्थशास्त्री के रूप में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है जिंदल साहब आपका इन पे न्यूज पर। आपकी प्रतिक्रिया भी मैं इसी पर चाहूंगी क्योंकि टोल टैक्स भी बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल डीजल तो लगातार बढ़ ही रहे हैं और आप लगातार इसको लेकर सरकार से अपील भी करते रहे हैं पेट्रोल डीजल को घटाने की। जी देखिए, आज की तारीख में पेट्रोल डीजल प्राइसेस रेगुलरली बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अभी व्हेन वी आर स्पीकिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस आर अराउंड $110 पर बैरल। ब्रेंट क्रूड की बात करें, क्योंकि हम 80% इंपोर्ट करते हैं, डॉलर के प्राइसेस भी जो है 76 रुपीज से थोड़े से कम है। तो इस बात से कोई शक नहीं है कि ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए। बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश सिंधल डॉट इन का मानना है कि आम आदमी की आज हालत देखी जाए। इन्फ्लेशन का मैं डेटा दे दूं, WPI इन्फ्लेशन फरवरी का 13.11% है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, WPI इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 13.11% है, जो कि फ्यूल प्राइसेस का रिस्पेक्टिव है ट्रू। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं, मानता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी जगह मजबूर है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल मार्केट लिंक्ड है। बट आम आदमी की कंडीशन हमें देखनी होगी। देखिए, कोरोना कॉस्ट रिसेशन की वजह से आम आदमी की कमाई अभी भी कम चल रही है। लास्ट ईयर तो GDP ग्रोथ -7.3% रही। इस साल मानता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के विजनरी एफर्ट्स की वजह से
हम दोबारा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हुए हैं, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगेन, बट आम आदमी की हालत सही नहीं है, उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी इनकम रिड्यूस हो गई है। ऐसे में आम आदमी को रिलीफ देना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशडीजल.in का रिक्वेस्ट है, पहली तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पे जो हाई एक्साइज चार्ज किया जाता है उसको कम करे। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, जिसके अंदर बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, रीजनल पार्टीज भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी पेट्रोल और डीजल पे टैक्स चार्ज करती है वैट, उसको रिड्यूस करे ताकि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। दूसरा तरीका है रशिया से मेजर अमाउंट में जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का। देखिए रशिया से पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ी अमाउंट क्रूड ऑयल की हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें वॉर इंश्योरेंस प्रीमियम और फ्रेट यानी कि वहां से यहाँ तक आने का खर्चा वो रशिया वालों के बियर करने की संभावना है। तो ऐसे में अगर हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल वहां से मिलता है जिसमें वॉर इंश्योरेंस प्रीमियम रशिया वाले बियर करें, फ्रेट वो बियर करें, तो वो हमारे लिए एडवाइजेबल है। और हमें इस समय अमेरिका या किसी और कंट्री की सैंक्शंस की परवाह न करते हुए वो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपना घर देखना है। आज आम आदमी की हालत देखिए, आम आदमी की और खासकर हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन भाई बहनों की पोजीशन सही नहीं है। तो इसलिए मैं आकाश जिंदल इकोनॉमिस्ट बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मैं दोनों पार्टियों की रिस्पेक्ट करता हूं, मानता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाई डेफिसिट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले जो है कोरोना की वैक्सीनेशन पे काफी बड़ा एलोकेशन किया, फिर गरीब भाई बहनों के फ्री अनाज के लिए जो है काफी बड़ा एलोकेशन किया, बट आम आदमी के डेफिसिट का क्या? आज सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिसिट का मतलब कमाई और खर्चे के बीच का गैप, लेकिन आम आदमी का डेफिसिट क्या है? वो जो पहले 50,000 कमा रहा था, अब उसकी कमाई 40,000 रह गई है, खर्चे 50,000 की जगह बढ़ते हो गए 55,000, तो वो 15,000 का डेफिसिट मेरे हिसाब से सरकार के डेफिसिट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यहाँ सरकार से निवेदन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये, बीजेपी कांग्रेस, दोनों से निवेदन है कि आम आदमी के डेफिसिट को जो है पूरा किया जाए। और एज इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ता है, बढ़ने दीजिए, बट आम आदमी का डेफिसिट हमें नहीं बढ़ना। अच्छा, ये ठीक बात है जिंदल साहब। देखिए एक सवाल मेरा आपसे है, ये ठीक बात है देखिए, लेकिन पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी सरकार कम कर सकती है। चलिए वहां से अगर सरकार को राज सवार है, वहां से सरकार पैसा लेकर अगर जनता के हित में भी लगा रही है, तो जनता को कहीं से तो राहत मिले। पेट्रोल डीजल की हम सिर्फ बात नहीं करें, एलपीजी भी महंगा हुआ है, कमर्शियल है, घरेलू दोनों महंगे हुए हैं। दूसरी तरफ आज देख लीजिए, आज रात 12 बजे से एनएचएआई ने भी जो टोल टैक्स बढ़ाए हैं वो भी आज रात से दरें लागू होंगी। कहीं ना कहीं तो जनता को राहत मिले। बिल्कुल, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, जनता को राहत मिलनी चाहिए, जनता राहत डिजर्व करती है। टोल प्राइसेस भी जो है बहुत जगह बढ़ने की संभावना है, इसके जगह काफी सारी मेडिसिन है जिनके रेट बढ़ने की संभावना है। और हम सब जानते हैं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा जो सारी चीजें क्लियर कर देगा। आज गोभी की सब्जी है जो हर घर में खाई जाती है, मेरे घर में, आपके घर में, जिनको हमारे देखने वाले सबके घर में खाई जाती है। आज गोभी जब किसान खेत लेके आपकी रसोई पे आती है, बिकॉज डीजल प्राइसेस आर हाई, दैट गोभी बिकम्स कॉस्टलियर। उसके बाद वो गोभी पकनी किस पे है? एलपीजी पे, बिकॉज एलपीजी इज कॉस्टलियर, तो गोभी का पकना महंगा हो जाएगा। थर्डली दैट गोभी हैज टू बी कुक्ड इन सरसों का तेल। आप जो कि डॉलर प्राइस आएंगे, सरसों का तेल महंगा है, तो वो गोभी में डीजल महंगा, एलपीजी महंगी, सरसों का तेल महंगा, तो वो गोभी आना, पकना, उसके लिए तेल कंज्यूम होना, तीनों चीजें महंगी करके हमारी थाली तक जब वो गोभी पहुंचेगी वो बहुत महंगी हो जाएगी। और गोभी एक ऐसी सब्जी है, मेरे ख्याल हर घर जो है वो खाई जाती होगी। सिमिलरली आप दूध की बात कीजिए, मिल्क प्राइसेस भी बढ़ी है पीछे। अब चाहे तो हर के घर में बननी है, चाहे वो हमारा गरीब भाई बहन है, चाहे कोई बिलियनर है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है, देखिए जो पीछे क्राइसिस आए हैं वो ग्लोबल क्राइसिस हैं, उसमें हम सरकारों को दोष नहीं दे सकते। कोरोना वाज अ ग्लोबल इशू, उसके बाद अभी भी रशिया यूक्रेन इज अ ग्लोबल इशू, तो हमारी सरकार का कोई दोष नहीं है उसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीजों को संभालने की कोशिश की है, बट जनता रिलीफ के लिए किसके पास जाएगी? जनता तो सरकार के पास ही जाएगी। एक और जो दोनों पार्टियों से मैं कहना चाहता हूँ, सितंबर 2021 एक मौका था पेट्रोल डीजल की प्राइसेस को कम करने का। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये विचार होना था कि पेट्रोल डीजल में जीएसटी लाया जाए कि ना, क्योंकि जीएसटी का मैक्सिमम रेट 28% है। अब उसके अंदर बीजेपी की भी वोट थी, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट में भी है, कांग्रेस की भी वोट थी, क्योंकि कांग्रेस उस समय पंजाब में भी थी,
अभी भी कुछ स्टेट्स में कांग्रेस, कुछ रीजनल पार्टी भी थी। आकाश जिंदल जैसे लोग टकटकी लगा के उस मीटिंग की वेट करते रहे सितंबर 2021 कि शायद जीएसटी में आ जाए। अब दोनों मेरे मित्रों से आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर बोथ द पार्टीज, मैं पूछना चाहता हूं कि जीएसटी में जब लाके आम आदमी को रिलीफ देने का मौका था, तब आप दोनों पार्टियों ने आम आदमी का, इस देश के आकाश जिंदल का, इस देश के आम कंज्यूमर का फायदा क्यों नहीं किया? आप दोनों लोग बात करते हैं कि आप पब्लिक के लिए हैं, जनता के लिए हैं। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, आपके पास मौका था इसको जीएसटी में लाने का, और ये कुछ पुरानी बात नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट सितंबर 2021। जीएसटी में हम सब जानते हैं मैक्सिमम 28% है। तो मैं तो दोनों पार्टियों से विद ड्यू रिगार्ड एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ये पूछना चाहता हूं, आप दोनों के वोट से जीएसटी काउंसिल में तब आम आदमी को रिलीफ क्यों नहीं दिया गया? आम आदमी को अब 28% कर दिए गए होते टैक्सेस, तो आज पेट्रोल डीजल के रेट आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, बहुत हद तक कम होते। तो सिमिलरली जो है और चीजों में भी रिलीफ दिया जाता तो एलपीजी के प्राइसेस भी कम होते। और आज की तारीख में भी सेंटर और स्टेट कम कर सकते हैं, रशिया से बड़ी डील की जा सकती है, उसके जरिए कम किए जा सकते हैं, और जनता को अल्टीमेटली रिलीफ दिया जाए, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज तभी जीडीपी बढ़ेगी। आज हो क्या रहा है, जनता का ज्यादा खर्चा अपने सारे के सारे एसेंशियल्स में लग रहा है, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन। अब जनता के हाथ में बाजार जाके छोटे छोटे शौक पूरे करने का पैसा नहीं है। गोइंग आउट फॉर मूवी, गोइंग आउट फॉर डिनर, और इकोनॉमी आटा दाल चावल से नहीं चलती है। इकोनॉमी तब चलती है जब एक महिला जाके 10,000 की शॉपिंग करती है, जब एक परिवार जाके मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखता है, उसके बाद डिनर करता है। तो वो चीजों के लिए तो जनता के पास पैसा ही नहीं है। बच्चों के स्कूल की फीस देने में, बुजुर्गों की दवाई देने में, आटा दाल चावल में पैसा लग रहा है। इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी? ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। मैं अवश्य साहब आपके पास भी लौटूंगी। पहले रत्नाकर सिंह जी, आप अपनी बात पूरी करें। जो प्रवक्ता कह रहे थे कि सब्सिडी के बारे में कह रहे थे, ऑयल बॉन्ड के बारे में बता रहे थे, मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूँ। सब्सिडी हम जो है 2014 में सब्सिडी हम लोगों को देते थे, और सब्सिडी के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाने का काम करते थे। 2014 में 1,43,000 करोड़ रुपए सब्सिडी भारत सरकार देती थी। यह सरकार क्या कर दी? यह सरकार जो है उस सब्सिडी को तो कम करती गई, वो लाके 26,000 करोड़ कर दी सब्सिडी। समझ लीजिए 1,47,000। इसलिए हमारे टाइम में ऑयल प्राइसेस, जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस हाई था, फिर भी हम लोगों को सस्ता डीजल और पेट्रोल देते थे, और उसको मैनेज करते थे प्रॉपर। हम इनकी तरह नहीं थे कि हम सब्सिडी भी कम कर दिए। एक्साइज ड्यूटी ये किस तरह से लूट रहे हैं लोगों को। एक्साइज ड्यूटी जो हमारा 10 रुपए के अप्रोक्सीमेटली था, वो एक्साइज ड्यूटी आज ये जनता के पॉकेट से 30 रुपए के करीब लूट रहे हैं। तो ये 30 रुपया जो लूट रहे हैं लोगों के पॉकेट से, जो राहत देना चाहिए इनको, जैसा कि इकोनॉमिक्स हमारे बता रहे हैं कि इनको कम करना चाहिए एक्साइज ड्यूटी में, और उसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो बहुत पहले से मांग करती आ रही है। उन्होंने आपसे भी एक सवाल पूछा कि जीएसटी के दायरे में लाने का जब मौका आपके पास था पेट्रोल डीजल को, आपने वोट क्यों नहीं किया? ये सवाल उन्होंने पूछा। मैं जवाब चाहूंगी इस पर आपसे, लेकिन उससे पहले मैं लौटूंगी एक बार फिर से, चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। बढ़ती महंगाई, टोल प्लाजा में जिस तरीके से अब टैक्स बढ़ाया गया है, तमाम चीजों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। रत्नाकर सिंह जी, सवाल वही आपसे जिस तरीके से जिंदल साहब ने पूछा। आखिर जब सितंबर में आपके पास मौका था, तो आपने क्यों उस मौके का फायदा नहीं उठाया? क्यों उस समय में वोट क्यों नहीं गए पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए? देखिए, ये मांग हम पहले से ही करते आ रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। ये केंद्र सरकार को करना है, न कि विपक्ष पार्टी को करना है। हम पहले से ही मांग करते आ रहे हैं। राहुल गांधी के बहुत जीएसटी काउंसिल की बैठक में कांग्रेस गई थी क्या? स्टैंडिंग कमेटी के पास हम ये कहते हैं, ये केंद्र सरकार ये कहती है कि हम जीएसटी पे विचार कर रहे हैं। सीधा फाइनेंस मिनिस्टर कर दिए कि हम जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाने के लिए विचार कर रहे हैं। तो विचार को क्रियान्वित क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जिनको करना है ना, भारतीय जनता पार्टी को लोगों को करना है। नहीं सर, आपकी भी वोट है उसमें। सुन लीजिए मेरी बात सर, आपका जवाब दूंगा मैं आपकी हर बात का। पहले मेरी बात, ये आधे घंटे से बैठा हूँ, मुझे बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप अपनी बात रखें रत्नाकर सिंह जी, लेकिन भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखें और थोड़ा आराम से रहकर बात करें। रत्नाकर सिंह जी, स्टेट गवर्नमेंट की भी वोट है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी स्टेट में उस टाइम
फेवर में वोट डाला था कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, बता दीजिए रत्नाकर सिंह जी। देखिए मुस्कान जी, मुझे पूरी बात कहने का मौका जी, दीजिए। आप अपनी बात रखें। जो भी भारतीय जनता पार्टी के आज इकोनॉमिक्स जो इन्होंने कहा है, मैं सारी बातों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरीके से। ये जो भाई साहब कह रहे थे कि हम जो पैसा बचा के हम रोड बना रहे हैं, इनको शायद ये जानकारी है कि 70 साल में जितना हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक का जो लोन लिए थे, वो लोन आज 7 साल के 8 साल के दौरान आप लोगों ने दोगुना कर दिया है। आप लोगों के पॉकेट से जो पैसा जो है 3 गुना है टैक्स के रूप में, और जो विदेशी कर्ज हो गए वो भी 7 साल के दौरान आपने दोगुना कर दिया। तो पैसे जा कहाँ रहे हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। आप अगर गैस पे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गैस और गैस की कीमतें अगर उस समय सस्ता थी, हम सब्सिडी के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। आज तो उसको आज भी सस्ता, उससे भी सस्ता हो गई 2014 से। आप क्यों नहीं राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं? आपको राहत पहुंचाना चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि आपको पैसा लूटना है। मैं फिर वही संदेश दे रहा हूँ कि पैसा लूटने का काम कर रही है यह सरकार। दूसरी बात ये कह रहे थे ऑयल बॉन्ड की, मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूँ, शायद मेरे मित्र को जानकारी नहीं है, मैं इनको बता दूं कि 2002 में ऑयल बॉन्ड की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था, और राम नाईक उस समय पेट्रोलियम मंत्री थे, और 9000 ऑयल बॉन्ड उन्होंने इशू किया था। वो ऑयल बॉन्ड इशू करने की परंपरा जो चलती रही। अब 2014 में जो ऑयल बॉन्ड आउटस्टैंडिंग था पूरा, वो था 1,44,000 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग था, और इन्होंने 8 साल के दौरान 26 लाख करोड़ रुपए जनता से ऐसे है टैक्स के रूप में। तो आप कौन सा रोना रो रहे हैं? ऑयल बॉन्ड का किसको रोना रो रहे हैं? ऑयल बॉन्ड तो 1,00,000 1.5 लाख के करीब था, और आपने 26 लाख करोड़ रुपए जनता से वसूल लिया 8 साल के दौरान। तो आप कौन सा रोना रो रहे हैं? एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय गैस की कीमत कम हो रहा है, आप बढ़ा रहे हैं। ऑयल बॉन्ड 1.5 लाख था, आपने 26 लाख कर लिए। अरे आपको तो सबक सीखना चाहिए अपने पड़ोसी देशों से। पड़ोसी देशों में भी पेट्रोल और डीजल के दाम हमसे कम है, लगभग आधी कीमत में है। आज पाकिस्तान का पेट्रोल का दाम कितना है? 62 रुपए 38 पैसा है आज के डेट में। अफगानिस्तान का कितना है? 66 रुपए 99 पैसा है। तो आप कौन सी सरकार चला रहे हैं? जनता के हित में चला रहे हैं कि अंबानी और अडानी के हित में चला रहे हैं? ये जरा मुझे बताइए। तीसरी बात मेरे इकोनॉमिस्ट साहब जो कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। रशिया जो है, ये इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर जो पुरी जी कहते हैं कि इस समय आपदा में भी अवसर है, और हम जो है सस्ते दामों में खरीदेंगे रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदेंगे। अब 25% डिस्काउंटेड प्राइस पर रशिया ऑफर कर रहा है क्रूड ऑयल का। तो आखिर में जनता को जो ऑफर मिल रहा है, जो आपदा में अवसर कह रहे हैं, उसका फायदा जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आपको ये भी तो करना चाहिए, ये भी तो सोचना चाहिए। सिर्फ आप रोड दिखा रहे हैं। अरे महाराज, आप लोगों ने तो ये 7 साल में देश का कर्ज जो है, जो 70 साल में हम लोगों ने लिया था, वो 7 साल में आप लोगों ने दोगुना कर दिया। आप क्या बात करेंगे? रही बात देखिए जीएसटी काउंसिल की, जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यह मांग किया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में रखा जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि क्यों आखिर में ये जीएसटी के दायरे में नहीं ला रहे हैं? इनको लाना चाहिए। देखिए, और चौथी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इन सब चीजों से प्रभाव कहाँ पड़ा है, आम आदमी की महंगाई की जेब पे प्रभाव पड़ा है। आम आदमी का क्या हो गया है, आज महंगाई जो है एक गिनाना। दूध की कीमत कितनी बढ़ गई, तेल की कीमत कितनी बढ़ गई, दाल की कीमत कितनी बढ़ गई। मैं आपको बताता हूँ, 2 साल के अंदर 44.97% महंगाई बढ़ी है। मतलब आप समझ जाइए, महंगाई 2 साल के दौरान 1.5 गुनी हो गई है। तो ये जिम्मेदारी जनता को राहत पहुंचाने की, महंगाई से निजात दिलाने की किसकी है? ऊपर से आप एक चीज पेट्रोलियम रोज पैदा किए जा रहे हैं। हो गया है इस सरकार को दम होता है कि वो कुछ भी करेगी, लेकिन जनता उसको बोलेगी। ठीक है, एक सवाल रावण का भी नहीं चला है। रावण की तरह आप हंस रहे हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं, वो दम आपका भी निकलेगा और जनता भी निकालेगी। ठीक है रत्नाकर जी, लेकिन जुंदल साहब ने एक सवाल आपसे पूछा था कि आपके भी तो वोट थे जीएसटी काउंसिल में, आपने क्यों वोट नहीं किए? कारण क्या रहा? आप मुझे ये जरा समझा दें, जरा कम शब्दों में जरा जल्दी से समझा दें। देखिए क्या है, जब भी स्टैंडिंग कमेटी के पास जो मैटर डिस्कस जीएसटी काउंसिल में लाने, जीएसटी का जब इसको दायरे में लाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनानी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी में उसको डिस्कस करके और उसको प्रॉपरली तरीके से लाना चाहिए।
ठीक है, सब कुछ सरकार ही नहीं करेगी, विपक्ष में रहकर भी जनता के हित में काम होता है और आपको करना चाहिए। आप जीएसटी काउंसिल में वोट नहीं कर पाए, वो छोड़िए, आपके राज्यों में जहां पर सरकार है वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम बता दीजिए, वहां पर आपने कितनी कटौती कर दी। आप जाकर विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अपने राज्यों के हालात नहीं देखेंगे। सवाल का जवाब दे लेने दीजिए। यह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पे हमारी सरकारें हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, चाहे अलायंस में है चाहे पूर्ण बहुमत की सरकार है, आज इसके जीएसटी के पैसे तो ये दे नहीं पा रहे हैं, समय पे भर पा रहे हैं, और ऊपर से आप सजेशन दे रही है कि हमको वैट कम करना चाहिए। पहले ये सबसे अपना एक्साइज ड्यूटी तो कम करके दिखाए। अगर आगे ये एक कदम बढ़ेंगे तो हम 2 कदम बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। ठीक है, अवस्थी साहब, सवाल आपसे भी जिंदल साहब का वही था, उस सवाल का भी जवाब दें। तो मैं आपको गलती से पीछे पहले भी बोला हूँ, मुस्कान जी मेरी गलती हो गई, ध्यान सुनने में गुजर जी। मैं पहला कहूँगा कि लखनऊ काउंसिल की मीटिंग थी, निर्मला सीतारमण जी उस मीटिंग को ले रही थी और कांग्रेस के सभी राज्यों थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, और इन्होंने पुरजोर कोशिश करी थी और राइटिंग में है उसमें, और इन्होंने जीएसटी में लाने को अपोज किया है। भारतीय जनता पार्टियों के जितने भी राज्य थे उसमें उन्होंने ये कहा है कि केंद्र के ऊपर छोड़ दिया, यदि इसको लाना है तो ले आइए, ना लाना है तो ना लाइए। परंतु कांग्रेस ने डबल स्टैंडर्ड दिखाया, पब्लिक में कहा कि जीएसटी में आना चाहिए और जीएसटी काउंसिल के अंदर इन्होंने उसको पुरजोर विरोध किया कि जीएसटी में नहीं आना चाहिए। देखिए रंजीत जी, आप इस तरीके से मैं डिबेट नहीं करता हूँ। आप जनता की भलाई करिए ना, सुनिए तो मेरी, इस तरीके से आप बोलिए। बात सुन लीजिए रत्नाकर जी, बात सुन लीजिए एक बार। रत्नाकर जी, जब आप बोल रहे थे ना तो मैं शांत था, आप हमारी बात सुन लो, शायद आपको समझ में आ जाए। तो आपके जितने भी कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुई सरकारें इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, उन्होंने जीएसटी में पेट्रोल को और डीजल को लाने का विरोध किया है। इस बात को आप हाँ या ना में बताइए कि मना किया या नहीं। अब आप नहीं बोलोगे, आप बताइए ना, हाँ या ना, आपने मना किया कि नहीं किया? बोलूंगा मैं बोलूंगा। सुन लीजिए, आप विपक्ष की बात को तब तक सुनते हैं जब आपको लगता है कि हाँ भाई चलो इसमें फायदा मेरा है। आप क्यों नहीं जनता के मन की आपका बात को प्रश्न समझते हैं? इतना है मेरा, जनता के मन की बात को ये तो रत्नाकर जी विपक्ष की कमी हो गई ना। विपक्ष इतना मजबूत हो कि सरकार को मजबूर कर दे बात सुनने में, विपक्ष का काम क्या है? आपने मजाक अभी आप कर दिया। रत्नाकर साहब, आप सुविधा की राजनीति करते हैं, आपकी सुविधा हुई तो वाह वाह, अगर सुविधा नहीं हुई तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए इस तरीके का आपने देखा, रत्नाकर जी ने जिस तरीके का जवाब दिया, यही कांग्रेस का जवाब है। जब लखनऊ की 2021 की नवंबर या अक्टूबर में जो मीटिंग थी, जीएसटी मीटिंग, उसमें इन्होंने पुरजोर राइटिंग में किया है कि इसका जीएसटी में नहीं आना चाहिए, हम स्टेट के खर्चे नहीं चला सकते यदि इसको आप जीएसटी में ले आओगे। और उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भाई हम जीएसटी मिलाओ। तो ये दोहरा चरित्र है इनका। दूसरी चीज, जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, कान हम ऐसे पकड़ें चाहे ऐसे पकड़ें, इन्होंने उस समय सबसे पहले इसको ऑयल बॉन्ड बनाया 2010 में, 2008, 2009, 2011 के अंदर सब्सिडीज दी गई और उसको 2021 दो लगा के 2026 तक हमको रीपेमेंट करना था। उसके बाद जो इन्होंने डिकंट्रोल किया वो 2010 में सबसे पहले पेट्रोल को किया, क्योंकि इनसे चलाया नहीं जा रहा था। तो इन्होंने सबसे पहले पेट्रोल को किया और 2014 में हमने भी डीजल को डिकंट्रोल किया है। देखिए, देश में जब हमने इसकी यहाँ पर 2014 की मेरे ख्याल से एनुअल इनकम 14-15 लाख करोड़ होगी और आज 42 लाख करोड़ का बजट है। 42 लाख करोड़ यदि हम का बजट कर रहे हैं और ये कहते हैं हम ठग रहे हैं लोगों को, दूसरा सेंटेंस बोला लूट रहे हैं हमको। साहब, हम ठग रहे हैं, हम लूट रहे हैं, पर हम हाईवे बना रहे हैं, हम दुनिया के हर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। और आपने किया क्या?
आपने सब पैसा लूट के जनता को अपनी जेबों में भरकर इटली तक अवस्थी लेके साहब। गए हो और स्विट्जरलैंड में रखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 2 साल गए हमारे कोरोना आ रही हूँ पीरियड रत्नाकर जी, आ रही हूँ। के, देखिए 2 साल, मुस्कान जी 2 साल कोरोना पीरियड में हमारा बजट पूरा खराब हो गया, देश का भी खराब हुआ, ठीक है। आपका और हमारा भी खराब हुआ। मुस्कान, मैं कुछ कहना चाहता हमने हूँ। जब कहा कि मैं ये आ एक रही हूँ जिंदल साहब, वैक्सीनेशन आपके है, पास भी आ रही हूँ। अवस्थी साहब एक ये बात जो बता दीजिए, वैक्सीनेशन है, देखिए मैं मुझे जिंदल साहब के पास भी जाना है। एक सवाल है मेरा आपसे सीधा सीधा सा, आपने कहा कि हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, आप केएमपी केजीपी पर जाकर देखिए, वहां पर रात को जाने के लिए लाइट्स की व्यवस्था नहीं है, जगह जगह पर एक्सप्रेसवे पर खड्डे हैं और सड़कें टूटी हुई है। जब इस तरीके के एक्सप्रेसवे होंगे तो क्या जनता का मन नहीं दुखेगा क्या टोल टैक्स देने में, वो भी इतना मुस्कान जी, ज्यादा? आप आज, मुस्कान जी आप दिल्ली से कभी मेरठ गए हो, नए वाले उसमें से? आप, हो सकता है कि हमने यदि 10 हाईवे बनाए हैं, उसका कोई एक छोटा सा हिस्सा ठीक ना हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब हाईवे खराब है और जो खराब है वो ठीक हो रहा होगा। अभी पूर्वांचल इसलिए इस एक्सप्रेसवे टीवी हाल ही चैनल में पे उद्घाटन मुस्कान किया जी, था ना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, मैं कह रहा हूँ उद्घाटन होते हैं हाल ही में और हुआ था ना, 2-4-10 उसके दिन के अंदर बावजूद जो भी ये कमियां हाल होती उसका। पूरी हो जाती हैं। आप जरा आज एक बार भी जाकर नितिन देखिए क्या हाल गडकरी है जी अभी से, एक्सप्रेसवे के। मुस्कान जी आज भी नितिन गडकरी जी से अच्छा कोई भी सरफेस मिनिस्टर नहीं आया है, ठीक है, पूरे देश का विकास कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसलिए जिस आप तरीके कोई की एक आध सड़कें जगह जनता को मिल प्रॉब्लम रही को है, लेके जनता को उसको अगर आप टोल जनरलाइज से मत ले रहे करिए। हैं तो आपको सुविधाएं भी तो वैसे देनी होंगी ना। जिंदल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जिंदल कहीं साहब। कोई समस्या है तो उसकी रिपोर्ट करिए। मैं दोनों पार्टियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज बात हो रही है पेट्रोल डीजल की। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के विजनरी एफर्ट्स है, उनको थैंक्स करता हूँ इस चीज के लिए। आज ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी 80% इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के बेसिस पे चल रही है। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, आकाश सिंगल जैसे लोग पिछले 10 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उस समय कांग्रेस का शासन था पहले, फिर बीजेपी का शासन आया। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जो इंडिजिनस हो सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी से काफी वो काम हो सकते हैं जिसके लिए पेट्रोल डीजल हम इंपोर्ट करते हैं। तो सोलर एनर्जी के स्टोरेज को लेके हमने अभी तक उस तरीके से डेवलपमेंट क्यों नहीं की? क्योंकि सूर्य की धूप हमारे लिए फ्री में है। अमेरिका, यूरोप के पास वो धूप नहीं है, बट हमारे पास वो है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके गडकरी साहब ने कुछ एफर्ट्स भी किए, बट अभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हम उस तरीके से आगे नहीं आ पाए जिस तरीके से हमें आना चाहिए था। एथेनॉल, मेथेनॉल, हाइड्रोजन, अगेन वो चीजें मार्केट में उस तरीके से नहीं आई क्योंकि अभी भी हमें इंपोर्टेड फूड पे डिपेंड करना पड़ता है। तो आज की तारीख में जब इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारी हो गई है, इंग्लैंड और फ्रांस से बड़ी इकोनॉमी है, तो ऐसे में इंडिजिनस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हम क्यों मिलकर इस तरीके से काम नहीं करते कि हम इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे डिपेंड ही ना रहें। आज की तारीख में जो चीज 80% इंपोर्ट होनी है तो वो ग्लोबल मार्केट हमें कभी भी इंपैक्ट कर सकती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है दोनों पार्टियों की तरफ से, बाकी पार्टीज की तरफ से भी, कि हम इंडिजिनस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि वो खत्म ही नहीं होगी। जैसे सोलर एनर्जी है, धूप तो हर साल चमकती है। अभी गर्मियों का मौसम है, मई जून में इतनी धूप होती है इंडिया में कि लोग तो जलते हैं धूप की वजह से। तो ऐसे में ऑल्टरनेटिव सोर्स एनर्जी पे अगर हम काम करें, आपस में तो चीज पे आर्गू करने की बजाय, तो बहुत हद तक सोल्यूशन आ सकता है। और धूप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। सोलर एनर्जी को हमने यूज करना शुरू किया, बट सोलर एनर्जी की स्टोरेज अभी हम आगे नहीं कर पाए हैं। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश सिंगल का मानना है कि हमें एज ए नेशनल पॉलिसी बहुत अग्रेसिवली ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करना होगा, ताकि आवर डिपेंडेंस ऑन पेट्रोल एंड डीजल शुड रिड्यूस, बिकॉज अदरवाइज मैन ऑन द रोड इज गोइंग टू सफर। आम आदमी आज की तारीख में सफर कर रहा है। आप देखिए, आम आदमी के लिए दवाइयां महंगी होने की पॉसिबिलिटी है। अब टोल की वजह से उसका जो है ट्रैवल वो महंगा होने की पॉसिबिलिटी है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, चाय है, गोभी है, वो तो हर घर में इस्तेमाल होनी है, वो महंगा होगा। तो ऐसे में जो है आम आदमी के लिए दिक्कत बढ़ती जाएगी। हमें आम आदमी को रिलीफ देनी है, तो कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में हमें काम करना बहुत जरूरी है। कोरोना कॉस्ट रिसेशन की वजह से आज अनएम्प्लॉयमेंट देश में बहुत ज्यादा हाई दिख रही है। आज देखें, अगर हम इकोनॉमी को नहीं चला पाएंगे, आम आदमी का सारा पैसा उसकी नेसेसिटीज में लग जाएगा, तो वो यूटिलिटीज, कंफर्ट, वो बाजार जाके शॉपिंग नहीं करेगा। जब तक शॉपिंग नहीं करेगा, इकोनॉमी नहीं चलेगी। और दोनों पार्टियां देखें, अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे पहुंच गई है।
और दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है इस देश में। पहले तो वो लोग जो इंजीनियरिंग करके एमबीए करके जॉबलेस घूम रहे हैं, दूसरी वो अनएम्प्लॉयमेंट जो बार बार मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in नेशनल चैनल पे उठाती है कि जिस व्यक्ति की कैपेबिलिटी है लाख रुपए सैलरी की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या टैलेंट डिजर्व करता है लाख रुपया, उस बेचारे को नौकरी करनी पड़ रही है 30,000 35,000 की। क्यों? क्योंकि लाख रुपए की नौकरी उसकी मिल नहीं रही। अब क्या करे, घर तो चलाना ही है, दूसरा समाज में भी अपने आप को अनएम्प्लॉयड नहीं दिखा सकता। तो कहीं ना कहीं आम आदमी का हमें रिलीफ देखना होगा और उसके लिए हमें पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। वी हैव टू कम आउट विद इमरजेंसी मेजर्स। टैक्स ब्रेक जो है, टैक्स के अंदर रिलीफ इमीडिएट आना चाहिए। दोनों जो पार्टीज की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, रीजनल पार्टीज, मेरी ये जो है विद फोल्डेड हैंड हाथ जोड़ के मैं आकाशमंडल आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोनों पार्टियों की मैं इज्जत करता हूँ। आज सिचुएशन जो है, डिस्कशन हम बाद में भी कर सकते हैं। आज की तारीख में टैक्स रिलीफ आम आदमी को बहुत बहुत जरूरी है। उनके घर पे भोजन पहुंचाना हम सबके लिए जरूरी है और ये दावा आप दोनों पार्टी हमेशा करती हैं। और उसके बाद आप प्लान बना के दीजिए देश को कि 1 साल या 1.5 साल के अंदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी कम से कम 50% तक पहुंचे। अभी तो हम 80% तो इतनी इकोनॉमी 80% इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे मैं सैल्यूट करता हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उनके विजनरी एफर्ट्स की वजह से वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। बट इंपोर्टेड क्रूड के बेस पे इकोनॉमी कैसे चलेगी? ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। जल्दी से अवस्थी साहब आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मुझे रत्नाकर सिंह जी के पास भी जाना है। जो अल्टरनेट फ्यूल की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी कल गडकरी जी हाइड्रोजन कार से पार्लियामेंट गए। ठीक है, आज आप जितने भी रिक्शे देखते हो जो आपको जो मैनुअल चलते थे पहले, वो सब बैटरी इस पे चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में आ गई हैं और मेरे को लगता है कि 2-3 साल लगेंगे इन सब चीजों को पूरा इवॉल्व होने में। और वो सब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरी बाहर की कंट्रीज में नहीं बन के यहाँ आ रही है, इंपोर्ट हो रही है कार। तो मेरे को लगता है कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें कांग्रेस के लोग इस तरीके की चिल्लाए ना, वो सहायता करें हम लोगों की, और हम आके एक बड़ा देश बनेंगे और इसमें सभी की भागीदारी होगी। जिस तरीके से भारत में आज की गवर्नमेंट सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो अल्टरनेट हाइड्रोजन गैस एनर्जी है उस पर काम कर रही है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, वी आर डूइंग दैट। ठीक है, चलिए रत्नाकर जी, कल नितिन गडकरी संसद में गए और जिस तरीके से हाइड्रोजन कार से वो गए उसका एग्जाम्पल भी दिया है अवस्थी साहब ने, और वाकई वो एक एग्जाम्पल है, लेकिन वो सिर्फ एक कार थी। अगर उसको ही हम पूरे तरीके से भारत में लागू कर दें और धीरे धीरे इस पर फैसले लिए भी जाने चाहिए, लेकिन निर्णय के लिए देरी यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ी समस्या देरी बहुत ज्यादा हो रही है। और विपक्ष की भी कमी मैं मानती हूँ उसमें, क्योंकि विपक्ष अगर इतना मजबूत विपक्ष होता तो सरकार को इतना मजबूर कर दे कि जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए। तो देखिए कमी तो दोनों की है ना यहाँ पर। देखिए मुस्कान जी, हमारे जो मित्र बैठे हैं अवस्थी जी, ये कह रहे हैं कि विपक्ष को मतलब साथ लेने की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। ये क्या है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये ऐसा दिखाएंगे कि हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा जो है परेशान और हैरान वह जनता हो जाती है इनके निर्णयों। आज ये कह रहे हैं कि कंपनियां जो है कंट्रोल और डी कंट्रोल की बात कर रहे हैं, इनके हाथ में नहीं है। ये कंपनियां जो ऑयल कंपनीज है वो जो है करती है, उसको बढ़ाना या घटाना उसका काम। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि जब आपका चुनाव होता है, जब आप 5 राज्यों का चुनाव करते हैं, उस समय 125 दिन क्यों ऑयल कंपनीज नहीं करती हैं, प्राइसेज नहीं बढ़ाती हैं या नहीं घटाती हैं? क्योंकि वो आपने उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया हुआ है, ऑयल कंपनियों को किस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन दे के रखेंगे, वो केंद्र सरकार की हर बात मानेगी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सब्सिडीज वगैरह या ऑयल बॉन्ड्स वगैरह जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मिलना है। तो आप बड़ी बड़ी बातें न करिए, आप जो है एक्साइज ड्यूटी घटाइए, आप जो है लोगों को राहत पहुंचाने का काम करिए। सिर्फ आप कहेंगे कि हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं, हम कर रहे हैं, ये हो रहा है। महंगाई आपकी सिर्फ 2 साल में 1.5 गुना हो गई है। बेरोजगारी आपका 3 करोड़ लोग सिर्फ 2021 में बेरोजगार हुए हैं। ये आप आंकड़ा क्यों भूल रहे हैं? आप तो दावा कर रहे थे कि 2022 से हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। कहाँ गए किसान? 750 किसान तो आपने मार डाला सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पे। आप बात जो करते हैं वो कर, आप कुछ भी बोलते रहो, किसानों से लेके यहाँ तक घूमते रहो, इसका क्या मतलब है? डिबेट करो ना टॉपिक के ऊपर। आपका
पोल खोलना का काम है, विपक्ष का काम है कि आपको दिखाना। रत्नाकर जी, डिबेट की शुरुआत में रत्नाकर जी, डिबेट की शुरुआत में अपने स्टार्टिंग कमेंट में आपने ये बात कही थी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता से कि वह मुद्दों पर रहकर बात करें। तो पेट्रोल डीजल महंगाई के मुद्दे पर बात करिए, किसानों पर फिर बात कर लेंगे, और बहुत बात की भी है। देखिए मुस्कान जी, मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि जैसा कि विपक्ष की बात कह रहे थे, विपक्ष का एक बहुत बड़ा कर्तव्य ये भी होता है कि सरकार कहाँ पे नीतिगत फैसलों लेने में जो है वो नाकामयाब रही है, वो भी उजागर तो क्यों सरकार को आईना नहीं दिखा रहा है विपक्ष? आप मुझे एक बात बताइए रत्नाकर सिंह जी, विपक्ष की दोहरी राजनीति तो यहीं पर दिख रही है। आप अपने राज्यों में नहीं घटा रहे हैं पेट्रोल डीजल, विजय चौक पर जाकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने राज्यों की बात बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में कितने ज्यादा दाम थे, सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा पंजाब में पेट्रोल डीजल के दामों को। पंजाब में जब पेट्रोल डीजल, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पंजाब में जब पेट्रोल डीजल के दाम 500 रुपए घटाए थे ना, उस समय पंजाब की सरकार ने एडिशनल 5 रुपए घटाए थे। वो तो घटा नहीं थे फिर, ताकि सरकार एक बार फिर से आ जाए। जिस तरीके से बीजेपी ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए विधानसभा चुनावों में, आपने ज्यादा घटा दिए। बात तो एक ही रह गई दोनों पार्टियों की। बीजेपी ने चुनाव से पहले 10 रुपए डीजल में और 5 रुपए पेट्रोल में दाम नहीं घटाए थे, लेकिन क्यों बढ़ा? एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। मुस्कान जी, मुझे बात पूरी कर लें जी। प्लीज, हर बात में प्रश्न पूछेंगे तो जवाब नहीं मिल पाएगा। प्रश्न ही तो पूछेंगे, वो बैठे किस लिए? हम यहाँ पर आपसे सवाल पूछेंगे। प्रश्न नहीं पूछना चाहता, एक क्वेश्चन पूछिए, उसका जवाब ले लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करिए। ठीक है, बताइए। एक प्रश्न पूछा है तो आप उसका जवाब ले लीजिए। देखिए क्या है, हम चुनाव से पहले हम आज भी कह रहे हैं, छोड़िए चुनाव की बात छोड़िए, हम आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनिशिएटिव ले, विपक्ष की बातें मत सुने, किसी भी पक्ष की बात मत सुने, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाए। क्या ये लाएंगे? ये जनता को राहत पहुंचाने की बात करेंगे। फिर जीएसटी की बात आती है तो आपने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्यों नहीं किए वोट? क्यों नहीं किया आपने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में? एक सेंटेंस पूरा क्वेश्चन आपका आ रहा है, इस तरह से डिबेट नहीं होता है। आप मुझे मत सिखाइए डिबेट किस तरीके से होता है रत्नाकर सिंह जी। गलत तो नहीं सुनूंगी मैं यहाँ पर, गलत तो नहीं सुनूंगी। आप अपनी बात पूरी करें। तो आपको आप ही फिर निर्णय ले लीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना सही है गलत है, फिर हम लोग की जरूरत ही नहीं रहेगी डिस्कशन की। हम जो कह रहे हैं हमारे व्यूज से वो सही है, वो भाई साहब जो कह रहे हैं उनके से सही है, तो आपके हिसाब से आप सोच लीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी बात नहीं सुनेंगी आप। मैंने आपको ये नहीं कहा आप आपकी बात नहीं सुनूंगी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन ये मत कहिए अगर आप जीएसटी काउंसिल में जाकर रत्नाकर सिंह जी, एक तो आंकड़े लेकर बैठा हूँ, ये गलत बोल रहा हूँ मैं, ये गलत बोल रहा हूँ मैं। आंकड़े हर कोई लेकर बैठता है, आंकड़े हर कोई लेकर बैठता है, आप लोग मत जाइए। आप गलत नहीं सुनेंगे। आपने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या वोट किए? मैं पहले भी आपसे इस संदर्भ में चर्चा कर चुका हूँ कि मैं कभी भी देखिए दोनों पार्टियां होती है, अपने अपने आंकड़े लेकर बैठती हैं और बात करती हैं। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है। जिंदल साहब आपके पास में आना चाहूंगी। ठीक है, छोटा सा सवाल जिंदल साहब आपसे मेरा, आपने जीएसटी काउंसिल की बात उठाई, आप जरा बताइए कि जीएसटी काउंसिल में हुआ क्या था? रत्नाकर सिंह जी शायद भूल गए हैं क्या? जिंदल साहब, जीएसटी काउंसिल में स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा करने की बात हुई थी निर्मला सीतारमण की। क्या आपने वोट किए? आपको जानकारी है ये किसकी? क्या आपने वोट किए? काउंसिल में लाने की बात कर रहे हैं। अरे मैडम आप मेरी बात तो सुनिए पहले, आप मेरी बात तो पहले सुनिए। आप हर सेंटेंस में आप मुझे बीच में सोच रही हैं, इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, चलिए आप अपनी बात रखें। नहीं बात आपके सुनिए रत्नाकर सिंह जी, आप अपनी बात रख ही नहीं पा रहे हैं ठीक से। बात पहली चीज आप डिबेट में निष्पक्षता रखिए। मैं कोई बात का पूरी जवाब दे नहीं पाता हूँ, आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। हाँ तो बात ठीक से रखिए ना, आप पूरी बात रखेंगे, इस तरीके से बहस करने में समय व्यर्थ हो रहा है। ठीक है रत्नाकर सिंह जी। जिंदल जी आपके पास में आना चाहूंगी। आकाश जिंदल जी, एक बात एक बार बता दीजिए रत्नाकर सिंह जी को, आखिर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुआ क्या था? जिंदल साहब। मैडम आकाश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया। वसी साहब, बिल्कुल आपका जो प्रश्न जो आकाश जी से प्रश्न पूछा था वो मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, एक तो उस पे जितनी भी भाजपा की सरकारें थी
स्टेट गवर्नमेंट था, उसमें उन्होंने ये कहा कि जैसा सेंटर करना चाहे हम तैयार हैं, हर तरीके में इसको जीएसटी में लेना चाहे तो जीएसटी में। पर उस समय पर जितनी विरोधी पार्टियां थी हमारी, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, कांग्रेस की तीनों सरकारें, केरला की लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस जिसको समर्थन कर रही है महाराष्ट्र में वो पार्टी, और साउथ की सब पार्टियां, सबने पुरजोर एक मत से मना किया था कि इसको जीएसटी में मत लाइए, हम सरकारें नहीं चला पाएंगे। और उसी समय पर जब ये मीटिंग चल रही थी तो राहुल गांधी जी यहां चिल्ला रहे थे कि इसको जीएसटी में लाओ, प्राइस कम करो। मैं इसी को मैं बताना चाहता हूं कि दोहरा चरित्र है। और अभी आपके चैनल पर रत्नाकर सिंह जी ने ये एक्सेप्ट किया कि वहां पे इन्होंने इसको अपोज किया था, और अभी वो उतना गुस्सा हो रहे हैं। देखिए, ये डिबेट है खाली, और इस डिबेट में कोई आप हमको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, ना हम आपको जस्टिफाई कर पाएंगे। आपके व्यू से कोई पॉइंट सही हो सकता है, हमारे व्यू से कोई दूसरा पॉइंट सही हो सकता है, पर कम से कम हम किसी टीवी चैनल के एंकर की इतनी तो रेस्पेक्ट करें कि हम अपने शब्दों को सही तरीके से प्रयोग करें। ठीक है अवस्थी साहब, मैं समय की कमी आपके है मेरे चैनल के पास। माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि साहब आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, हम जल्दी ही इसका सोल्यूशन निकालेंगे। और मैं समझता हूं कि आम जनता को बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर और आम इसको जनता की प्रयास कर दिक्कत रहे को हैं। अवस्थी साहब आप भी समझते तो शायद इतनी जनता को दिक्कत होती ही नहीं। दोनों पार्टियों की कमी मुझे यहाँ पर दिखती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, अब टोल टैक्स भी बढ़ा दिया गया है और कल 1 अप्रैल है, और कल से बहुत सारी चीजें जो है जिनमें बदलाव होने जा रहे हैं। चाहे आप पेट्रोल डीजल की बात ले लीजिए, जो रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, टोल टैक्स भी कल से एक बार फिर से बढ़ने जा रहा है। रात 12 बजे से दरें लागू होंगी, यानी कि जनता पर, जनता की जेब पर एक बार फिर से ये डाका है सरकार का। लेकिन देखना होगा कि अब किस तरीके से सरकार इसको राहत देती है। अब चाहे राज्य सरकार इसमें पहल करे या फिर केंद्र सरकार, राहत पहले कौन देगा ये भी सबसे अहम देखना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।